हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटम कैट बाय सुरेश कुमार वर्मा के लेवल 1 के क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो इसके कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट 4 को देखिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द अंबानी फैमिली इज 20% लेस देन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ सहारा फैमिली, and the total earning of Ambani's family is 20% more than the total earning of the Sahara family. The number of family member in the Sahara is what percent of the number of the family members of Ambani? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। देखिए कि आपका एवरेज अर्निंग दी हुई है, किसकी किसकी दी हुई है। एक अंबानी फैमिली है और एक दूसरा आपका है सहारा फैमिली है। ठीक है, तो अंबानी फैमिली की क्या है आपकी 20% लेस देन है। देखिए तो इसको मैं दो चीज से शो कर लेता हूँ। देखिए पहला अंबानी को मैं ए से शो कर लेता हूँ। ओके, अंबानी होंगे और ये सहारा को मैं एस से कर लेता हूँ। तो अगर अंबानी 20% लेस है, मान लीजिए ये आपके सहारा वाले 100% है। ओके, तो अंबानी कितने परसेंट हो जाएंगे? अगर ये 20% मोर है, मतलब ये जो है आपका लेस है। अगर ये मोर है तो ये लेस है। ये 20% कम है तो 100 में से 20% लेस करेंगे, कितने परसेंट हो जाएंगे आपके? 80%। गॉट इट? 80% हो गया आपका। ये आपकी क्या है? आपकी एवरेज सैलरी है। तो एवरेज सैलरी होती क्या है आपकी? अगर हम लोग मान लो 5 लोगों की एवरेज सैलरी आपकी 10 दी हुई है, तो टोटल कैसे निकालते हो? 5 इंटू 10 कर लेते हो ना। मान लो 5 लोगों की आपकी एवरेज सैलरी दी हुई है 10, तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? 5 इंटू 10 करके 50 कर दोगे। ठीक है ना, तो ये आपकी टोटल निकल जाएगी। तो यहां से टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग को नंबर ऑफ पीपल पता नहीं है कितने, अंबानी वाले में कितने हैं, सहारा में कितने हैं। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ 80 इंटू नंबर ऑफ, मैं इसको ए ही लेट कर लेता हूँ, एक्स वाई क्यों मैं लेट करूँ, फालतू का हो जाएगा ना। 80 इंटू ए, ये क्या हो गया मेरा? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अंबानी फैमिली। गॉट इट? और इसी तरह से मैं इसका क्या कर सकता हूँ 100 इंटू क्या कर लूंगा मैं? एस कर लेता हूँ। गॉट इट? क्योंकि दोनों में सेम तो होंगे नहीं नंबर ऑफ पीपल। ओके, इसी वजह से मैंने उसको डिफरेंट लेट किया। गॉट इट? ये भी टोटल कितने आपके पीपल हो जाएंगे सहारा फैमिली में। ओके, आगे एक और कंडीशन दी हुई थी। वो कंडीशन क्या थी कि द टोटल अर्निंग ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% मोर देन, मीन्स अब ये ज्यादा हो जा रहे हैं अंबानी फैमिली। तो देखिए मैं क्या लिख दूंगा, 80 इंटू ए इक्वल 120% ऑफ किसका हो रहा है? ये सहारा फैमिली का। गॉट इट? इसका ये 120% है, मीन्स ये जो है देखो अंबानी फैमिली की अर्निंग जो है ये सहारा की अर्निंग से 20% ज्यादा है। तो अगर मैं इसका 120% इस साइड से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों इक्वेशन मेरे क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा हो गया एंड 4 3 जा हो गया। तो क्या मेरा यहां से ए अपॉन एस की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं? 3/2। अब फाइंड आप लोगों को क्या करना था? द सहारा फैमिली इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अंबानी फैमिली, मीन सहारा का निकालना। अगर सहारा में मान लो 2 लोग हैं तो अंबानी में कितने लोग हो गए? 3 पीपल हो गए। गॉट इट? तो क्या निकालना है मुझे? सहारा अपॉन अंबानी, मतलब क्या हो गया? 2/3 का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था जब भी कहेगा तो उसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200/3% की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 66.66%। गॉट इट? 67 भी कर सकते हैं आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट? दोनों वैल्यू होती है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 है क्या, उसको पहले देख लेते हैं। फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स टिल 2003 द प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 10%. आफ्टर दैट ड्यू टू द गवर्नमेंट सब्सिडी the price of the computers decreases every year by 10%. The price of a computer in 2006 will be approx how much percent less than the price in 2000? Is the same pattern of the price is continued? क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, आपका 2000 से लेके 2003 तक क्या कर रहा है? ये 10% प्राइस 10% ईच एंड एवरी ईयर आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब 2001 में भी 10% इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद भी होगा, फिर उसके बाद 2003 में भी 10% इंक्रीज होगा।
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल जो है मीन्स 2000 में उसका कितना रुपीज था हम लोग लेट कर लेते हैं ना, रुपीज ये 1 मिनट लेट लीजिए, प्राइस है ना, कंप्यूटर का प्राइस हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, गॉट इट, 100 लेट कर लेते हैं, ये इनिशियल प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, शुरू में जो उसका 2000 में प्राइस था। तो 10% जब इंक्रीज करा तो इसका 10% आपको नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको सक्सेसिव रेट यूज करनी है, वो सबसे आसान टाइप का अप्रोच यहाँ पर रहेगा। लाइक देखो 10% इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया, +10 +10 प्लस होता है 10 × 10, ये आपका 2000 मतलब 2 साल के लिए निकल जाएगा, ठीक है ना, गॉट इट, ये कैंसिल हो गया, 21 मतलब 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया आपका 21% हो गया, गॉट इट। अब ये तो 2 साल के लिए हो गया, लेकिन वो कितने साल के लिए कर रहा है, 3 साल तक इंक्रीज कर रहा है, 2003 तक इंक्रीज कर रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 21 ये तो इंक्रीज हो चुका है, प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 10%, प्लस अगेन 21 × 10/100, जीरो कैंसिल, यहाँ 2.1 31 प्लस 2.1 कितना हो गया मेरा 33.1, इतना प्राइस वो 3 साल में इंक्रीज कर ले रहा है, गॉट इट। और इनिशियल में कितना परसेंट होता है आपका कोई भी प्राइस, 100% होता है, तो 100% हो और ये 33% ये, मतलब टोटल प्राइस जो 2003 में कंप्यूटर की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 131.1%, गॉट इट। ये प्राइस किस में होगी कंप्यूटर की 2003 में। आप 2003 से थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं, 2003 से लेके 2006 तक उसका प्राइस क्या हो रहा है 10% ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा था, गॉट इट, ये मैं शो नहीं किया था, ये यहाँ पर आपका 10% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, अगेन हम लोग सक्सेसिव रेट यूज करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो देखो -10% हो गया डिक्रीज, फिर अगेन -10% हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका अगेन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस यूज कर लिया 10 × 10/100, तो ये 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 20 हो गया माइनस में, प्लस यहाँ पर ये 0 कैंसिल 1 हो गया, तो -19 हो गया 2 ईयर्स के लिए, गॉट इट। अब थर्ड ईयर के लिए जब निकालूंगा तो -19 -10 अगेन प्लस हो जाएगा 19 × 10/100, 0 कैंसिल, यहां से डेसिमल में आ जाएगा ये चीज, ये कैंसिल, तो ये -29 हो गया, इसको हम लोग 2 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि आपका डेसिमल में तो आंसर है नहीं ऑप्शंस में, तो हम लोग 2 एज्यूम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा -27%, इतना लगभग वो डिक्रीज कर जाएगा। हम लोगों का प्राइस कितना हो गया था 2003 में 131.1 और कितना डिक्रीज हो जा रहा है दिस वन, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस किसी भी चीज की कितने परसेंट होती है आपकी 100% होती है, तो 100 में से कितना डिक्रीज कर रहा है वो 27% डिक्रीज कर रहा है, तो बचेगा कौन सी कितनी प्राइस उसके पास 73% बचेगी, गॉट इट। अब यही 73% इसका हम लोगों को फिगर आउट करना है, उसके बाद कंपेयर करना है। हाँ, तो किसका 73% आपका डिक्रीज हो रहा था, तो 73% आप हम लोग कितने का निकालेंगे 133% का, तो क्या करेंगे हम लोग 133 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग 70 + 3 लिख सकते हैं, इसको परसेंट है तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या बताया था 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 133 इंटू 70 लिख सकता हूँ प्लस 133 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखिए ये मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग एक चीज सीखो, इसे मैं चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो जल्दी फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो आप 7 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी ना। तो क्या कर लेते हैं 1 हो गया 3 हो गया और ये 9 हो गया, दैट विल बी 0, ये अगेन यहां से कर लेते हैं, इसको आप 30 बना सकते हो अगर आपको छोटा करना हो, 33 क्या हो जाएगा 339, ओके 390 कर सकते हो समथिंग, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, एड इट यू विल गेट, देखो ये 0 तो हम लोग हटा ही देते हैं एक एक यहाँ से, ठीक है। तो ये जब ऐड करोगे तो अप्रॉक्स इसको 4 ले लो, इसको 93 ले लो, तो 93 और 4 कितना होता है 97, अपॉन क्या है आपका, ठीक है। देखो ये 0 यहां पर आ जाएगा, यहां पर अपॉन 10 था, ये हटा देंगे तो कितने परसेंट आपका हो जा रहा है ये प्राइस 97%, यहां मैं फिर से लिख देता हूं 97% हो जा रहा है। और इनिशियली 2002 में कितनी प्राइस थी, सॉरी 2000 में कितनी प्राइस थी 100%, तो आप 2006 में कितनी प्राइस हो जा रही है उसकी 97%, तो डिक्रीज कितना हो रहा है प्राइस, लेस इट यू विल गेट 3%, तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हो जा रहा है 3% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है उसके कंप्यूटर प्राइस में, गॉट दैट। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, अ बुक कंसिस्ट ऑफ 30 पेजेस, 25 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड 35 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। इफ दिस कंटेंट is written in another notebook consisting of 30 lines and 28 characters per line, then the required number of pages will how much % greater than the previous pages. Okay, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपके एक बुक है जिसमें कितने पेज कंटेन होते हैं आपके 30 पेजेस, ओके गॉट इट।
30 पेजेस, 30 पेजेस हैं और एक पेज में कितने आपके कैरेक्टर्स हैं, सॉरी कितने लाइन्स हैं आपके 25 लाइन्स हैं और कितने, एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं 35 हैं। तो ये जब मैं कर लूंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। गॉट इट। और ये किसके इक्वल होगा, वही सेम कंटेंट को, सेम चीज को हम लोग अनदर नोटबुक में कंसिस्ट करते हैं, लिखते हैं। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, देखो यहां से दूसरे वाले बुक में कितने लाइन्स हैं 30 लाइन्स हैं और उसमें कितने कैरेक्टर हैं 28 और कितने लाइन्स हैं आपके, कितने लाइन्स हैं आपके, ये हम लोगों को नहीं पता, उसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। गॉट इट। यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 30 दोनों साइड से कैंसिल, 7 4 जा हो गया, ये 7 5 जा हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 125 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा, इसको इधर कर दूंगा 4, ये मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपकी लाइंस होती है, आपकी लाइंस तो आपकी पॉइंट में तो आएगी नहीं। मान लो ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करता तो लाइन पॉइंट में थोड़ी ना आएगी, मैं कहूंगा पॉइंट लाइन ना, पॉइंट दिस लाइन ना। इसको जब हम लोग थोड़ा सा भी लिखेंगे तो इसको पूरा लाइन हम लोग मानते हैं। ओके, तो इसीलिए जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 3 जा एंड 4 1 जा, मतलब 31 आ रहा है, 31 पॉइंट समथिंग, तो एक्स की वैल्यू कितनी लाइन्स आ जाएगी 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मीन सेकंड हम लोग देखो 31 तो कंप्लीट कर लिए, 32 वाली लाइन में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इस लाइन में हम लोगों ने कुछ लिखा तो इसको दोनों को ऐड करके हम लोगों का कितना लाइन्स हो जाएगा 32 लाइन्स हो जाएंगी। होपफुली यू विल गेट इट। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा था, देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस विल हाउ मच % ग्रेटर देन द प्रीवियस पेजेस। ठीक है, अब मीन्स ये देखो इस पेज में कितने आ गए आपके 32 आ गए, अब प्रीवियस में कितने पेजेस थे आपके 30 पेजेस थे। तो यहां से कितने पेज आपके ज्यादा हो रहे हैं, देखो प्रीवियस में कितने पेजेस थे 30 पेजेस थे, यहां से कितने पेज ज्यादा हो रहे हैं 2 पेजेस ज्यादा हो रहे हैं। 2 अपॉन कितने पेजेस, कहां से ज्यादा हो रहा है आपका 32 से, और प्रीवियस का पूछा हुआ है, सॉरी 30 से हो रहा है, इनटू कितने % है आपका 100%। गॉट इट। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया मुझे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज में वैल्यू गेट करनी थी। तो क्या हो गया ये चीज, देखिए यहां से दिस वन कैंसिल, तो 20 अपॉन कितना आ गया 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 6.66%। गॉट इट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए एक बुक था जिसमें कितने पेजेस थे आपके 30 पेजेस थे, उसमें कितने लाइंस थी एक पेज में 25 लाइंस थी, और एक लाइन में कितने कैरेक्टर थे 35 कैरेक्टर थे। और एक दूसरी बुक है जिसमें आपके क्या दिए हुए थे 30 लाइंस दिया हुआ था, वहां पेजेस नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो पेजेस को मैंने एक्सलेट कर लिया, 30 लाइन मींस एक पेज में 30 लाइंस हैं, और एक पेज में कितने कैरेक्टर्स दिए हुए थे, एक लाइन में कितने कैरेक्टर दिए हुए थे 28 के दिए हुए थे। तो यहां से मैंने इसको सॉल्व करके क्या निकाल लिया एक्स की वैल्यू, और एक्स थी क्या आपकी नंबर ऑफ पेजेस। तो ये जो न्यू नोटबुक है उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने आ रहा है मेरे 32, और जो ओल्ड नोटबुक थी उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 30 थे। तो यहां से मुझे डिफरेंस मिल गया कि कितने पेज मेरे एक्स्ट्रा आ रहे हैं न्यू नोटबुक में, कितने लग रहे थे मेरे 2 लग रहे थे। पूछ रहा था कितने % है, तो % निकालने के लिए मैं क्या करूंगा अपॉन 30 कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 6.66%। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, इसलिए मैंने 2 बार इसको एक्सप्लेन किया। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है क्या, उसको देख लेते हैं। ओके, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज ऑब्जर्व्ड टू बी द 2% more than the inflation rate expressed in percentage. The price of sugar on January 1, 2004 is rupees 20 per kg. The inflation rate of the year 2004 and 2005 are expected to be 8% each. The expected price of the sugar on January 1, 2006 would be. देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा समझना था आपको। देखिए आपकी प्राइस दी हुई है शुगर की 1 जन 2004 को, मैंने खाली 2004 लिख रहा हूं इसको। ओके, 2004 में कितनी प्राइस दी हुई है 20 रुपीज दी हुई है। गॉट इट, 20 रुपीज आपकी प्राइस दी हुई है। अब क्या कह रहा है, ये 2004 से 2005 में जब जाता है तो उसे क्या कितना % टैक्स देना पड़ता है 8% तो देना ही पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट आपका क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड टू कितना होता है 8% होता है, और उसमें ऐड क्या हो जाता है आपका 2% और ऐड हो जाता है, उससे ज्यादा देना पड़ता है। तो 8 + 2 कितने % टोटल इसे देना पड़ता है 10%। गॉट इट। अब इसके बाद जब ये 2006 में आता है अगेन इसको 8% देना पड़ेगा 2006 में, ख्याल से समझना इसको। 2006 में अगेन 8% देना पड़ेगा, प्लस कितने % एक्स्ट्रा देना पड़ता है 10%। तो इसे कितना % टोटल देना पड़ रहा है 10% अगेन 2%, यहां से कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो मैंने बताया था शुरू में कि अगर तो ऐसे केसेस रहे जिसमें आपके 10% एक्सीड बढ़ते जा रहा है तो वहां पर सक्सेसिव वाली चीजें यूज करनी रहेगी, सक्सेसिव रेट। ठीक है ना, 10% दोनों जगह हो रहा है तो 10 + 10 ये इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लस सिंबल, +10 × 10 अपॉन 100। तो यहां से ये 0 कैंसिल,
10 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया, कितने परसेंट टोटल इंक्रीज हुआ, 21% टोटल इंक्रीज हो जा रहा है। गॉट इट। इनिशियल प्राइस कितनी थी, 21%, 20 रुपीज। गॉट इट। और 21% इंक्रीज हो गया आपका शुगर का प्राइस, ठीक है। और टोटल 100% होता है तो 100% की वैल्यू 20 है, तो इंक्रीज हम लोग निकाल लेते हैं। इंक्रीज प्राइस है कितनी, गॉट इट। इंक्रीज्ड प्राइस कितनी हो रही है आपकी, इंक्रीज प्राइस इक्वल कितना हो जा रहा है, 20 इंटू 21%, परसेंट को हटाऊंगा तो ये 0 यहां आ जाएगा। बराबर 1 0 खत्म, 2 से कर लिया मैंने, 2 5 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। बहुत ही आसान सा था, जैसे मन के वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 5 4 एंड 5 2 4.2 रुपीज इंक्रीज हो जा रहा है। तो वही पूछा हुआ था कि टोटल प्राइस 2006 को कितना हो जाएगा। 2006 को टोटल प्राइस पूछ रहा था, ना कि इंक्रीज प्राइस। तो 2006 को 20 तो ये रहेगा, प्लस इंक्रीज कितना हो जा रहा है मेरा 4.2, तो टोटल प्राइस कितना हो गया मेरा 24.2 रुपीज। मीन्स एक आपको 1 जनवरी 2006 को उसका प्राइस टोटल कितना हो जाएगा 24.2 रुपीज। गॉट इट। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाँ, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है क्या। A club has raised 75% of the amount it needs for a new building by receiving an average donation of rupees 600 from the people already solicited. Okay, the people already solicited represent 60% of the people of the club will ask for donations. If the club is to raise exactly the amount needed for the new building, what should be the average donation from the remaining people to be solicited? ओके देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। एक क्लब है जिसे मान लेते हैं हम लोग परसेंटेज है, तो उसको हम लोग हमेशा 100 से ही करते हैं। ओके, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके 100 ले लेते हैं। अब इसमें से क्या है आपके 60%, देखो आपके 60% ऐसे पीपल हैं। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ शुरू से। देखो क्लब है जिसमें 75% डोनेशन हम लोगों को मिल चुका है, जितने अमाउंट चाहिए था उसका 75% मिल गया। मान लो 100 रुपीज चाहिए था तो 75% हम लोगों का वैल्यू मिल चुका है। गॉट इट। अब क्या है आपका न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी वैल्यू मिल चुकी है, और जो एवरेज डोनेशन है वो कितनी है आपकी 600 रुपीज है। मीन जो भी बंदे दिए हुए हैं वो एक बंदा 600 रुपीज दिया हुआ है, तो टोटल बंदे अगर मिल जाए तो हम लोगों को 75% की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो कितने परसेंट लोगों ने जो सॉलिसिटेड हैं वो कितने आपके दिए हुए हैं डोनेशन, 60%। अगर 60% ने 100 का 60% 60 हो गया, और 60% 100 का 60% 60 हो गया, तो 60 लोगों ने अगर जो तो दिया हुआ है डोनेशन दिया हुआ, तो कितने लोगों ने नहीं दिया हुआ है 40% ने। और एक बंदे ने, मान लो हम लोगों ने 60 बंदे ले लिया था, तो एक बंदे ने कितना दिया हुआ था 600 रुपीज दिया हुआ था। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 36,000 रुपीज मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, मैंने शुरू में बताया कितने परसेंट लोगों ने मतलब कितना परसेंट फंड जमा हो चुका है, 75% फंड जमा हो गया। और 75% की वैल्यू क्या होती है मेरी 3/4 होती है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि टोटल आपका ये हो गया और ये आपका 75% की वैल्यू हो गई। तो यहां से देखो, ये देखो ये फंड है आपका, ये 3 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। गॉट इट। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो 4 यूनिट टोटल वैल्यू थी, आप देखो 48,000 ना निकालना, इसलिए मैं ये चीजें समझा रहा हूं आपको, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम में वर्कआउट करती हैं आपका 4-5 सेकंड अगर बचा देंगे तो 4-5 सेकंड में आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। नहीं तो मैं डायरेक्टली बता देता 48,000 36 माइनस 48,000 विल बी 12,000 ऐसा करके। लेकिन यहाँ ये चीजें समझो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करो, यहाँ से स्पीड एनहांस होती है ना। छोटी छोटी ये चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। देखो 3/4 हो गया, 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 3 यूनिट आपको वैल्यू पता है 36 है, यहां से डायरेक्टली माइनस करो, यू विल गेट 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। यही आपका रिमेनिंग जो फंड रहेगा, जो 40% या 40 पीपल आपको देंगे। तो एक पीपल का निकालने के लिए क्या करेंगे 12,000/40, तो क्या आ जाएगा आपका यहां से 300 आ जाएगा। तो मींस एक जो रिमेनिंग पीपल में से एक का जो एवरेज होगा, ये एवरेज सैलरी है, एवरेज रुपीज देंगे, डोनेशन देंगे, तो कितना होगा आपका 300 रुपीज होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता मेरे दोस्त, क्वेश्चन को किस अप्रोच से और कितना क्विक तरीके से सॉल्व करते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको होपफुली आप अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। अ नंबर x इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 10, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए कोई भी नंबर आपका x है, बट नंबर को हम लोग x ले लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग पहले स्टार्टिंग में 10 से गलती से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोगों का ये अब नंबर ये बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, जबकि हम लोग को करना क्या था उसमें 10 से
मल्टीप्लाई करना था। तो यहां से एरर कितना निकल रहा है मेरा, एरर के लिए मैं माइनस करूंगा तभी ना मेरा एरर निकलेगा। तो एरर के लिए मेरा इसको माइनस करना जरूरी है। अब ये पूछा हुआ है कि एरर नहीं निकालना है आपको, एरर परसेंटेज निकालना है। तो एरर परसेंटेज होगा कहां से, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी उससे होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू है क्या मेरी 10x है, तो इसके अपॉन मैं क्या कर दूंगा 10x कर दूंगा। अब मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% का। गॉट इट। अब यहां देखो इसके नीचे 1 कर सकते हो, ये देखो ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता दिया ताकि आप समझ जाओ। ओके देखो यहां से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -100x, तो डायरेक्टली मैं यहां क्या लिख देता हूं -99x अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100x इंटू क्या है 100% है, 100 कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, तो कितने परसेंट आपके वो चीजें उसमें एरर आ रही हैं -99%। होपफुली यू विल गेट दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बस इसमें थोड़ा लैंग्वेज को समझना था और उसके बाद से आपकी ये गलत नहीं होती। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके व्हाट इज द पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट व्हेन वी ऐड 50 टू अ सर्टेन नंबर x इंस्टेड ऑफ सब्सट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम द सेम नंबर x। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कोई भी नंबर आपका x दिया हुआ है, जब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 50 ऐड करते और दूसरी बार क्या करते हैं 50 उसमें से माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है 50 हम लोग एक बार उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद दूसरी बार 50 उसमें से माइनस करते हैं। तो हम लोगों को गेट क्या करना था कि कितना परसेंट इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है ना, जो भी हम लोगों का ओरिजिनल डिसीजन है। तो देखो इसको क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो x चेंज के लिए हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना, +50 माइनस एक्स, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, गॉट इट, +50 अपॉन कहां से बोल रहा है, यहां से बोल रहा है कितना चेंज हो रहा है, तो अपॉन क्या कर दूंगा मैंने x माइनस 50, परसेंटेज निकलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा और 100 अपॉन मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 50 इंटू 100% ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहां से कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो यहीं से मेरा आंसर क्या हो गया सी एंड डी हो गया। ओके यहीं से मेरा आंसर सी एंड डी होगी, क्योंकि मैं x की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। अगर आपको लग रहा हो नहीं मेरा हो सकता है गलत हो ना, तो आप कुछ ऑप्शंस रख के इस पे चेक कर सकते हो। लाइक मान लो x की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 100 रख देता हूँ, तो 100 जब रखूंगा तो क्या आएगी मेरी ये वैल्यू 100 अपॉन 100 माइनस 50 इंटू 100, ये 50 हो गया, 52 और 200%, कितना परसेंट आ गया यहाँ से 200% आ गया। अब दूसरा कुछ ले लो आप ऐसा वैल्यू, ताकि थोड़ा कैंसिल करने में आसानी रहे। मान लो 150 या 250 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 150 ले लेते हैं, 100 अपॉन 150 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू में कितना लिया 150 लिया, यहां पर कितना लिया था मैंने 50 लिया, 100 लिया था, गॉट इट, इनटू 100, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल, यहां से कितना परसेंट आ रहा है 100%। तो आप देख रहे हो ये चीजें क्या हो रही हैं आपकी, वेरी कर रही हैं, डिफर कर रही हैं, बार बार अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो अलग अलग वैल्यू आने का मतलब ये क्या होता है आपका, ये वैल्यू हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे सी एंड डी बोलेंगे। होपफुली यू विल गेट दिस क्वेश्चन। ओके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। इन अ रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ the rate of the ticket is increased by 50% to increase the revenue, but simultaneously 20% of the visitors decrease. What is the percentage change in the revenue of the regional science center if it is known that the center collects the revenue only from the visitors and has no other financial support? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, दो चीजें दी हुई हैं। पहला क्या है आपका, एक रीजनल साइंस सेंटर है आपका लखनऊ में, जिसमें टिकट का रेट दिया हुआ है जो कि इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन जब टिकट का रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो विजिटर जो हो जा रहे हैं वो 20% कम हो जा रहे हैं। तो हम लोग दो चीज बना लेते हैं यहाँ पर, देखो एक टिकट बना लेते हैं, टिकट को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, एक विजिटर्स को मैं वी से डिनोट कर देता हूँ। अब ये देखो ये वाले आपके क्या हो गए, जो पहले आते थे ओल्ड वाले, ओल्ड को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये जो न्यू होगा आपका, न्यू प्राइस, न्यू लोग जो भी आएंगे मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखो टिकट आपका दाम कितना आपका इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग 50%, तो 50% की वैल्यू होती क्या है आपकी 1/2, तो मीन्स ये 2 क्या होता है इनिशियल वैल्यू, जो पहले वैल्यू थी, ओल्ड मतलब पहले वाली वैल्यू, तो पहले वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इंक्रीज हो रहा है 2 + 1 कितना हो गया मेरा 3 हो गया, गॉट इट। सेम ऐसे विजिटर कितने परसेंट डिक्रीज हो रहे हैं 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो पहले कितने रहे होंगे आपके 5, ये डिक्रीज हो रही है तो 5 - 1 कितने हो जाएंगे 4, ये आपकी न्यू लोग आएंगे, जो न्यू विजिटर्स आएंगे, गॉट इट। अब देखो हम लोग कैसे गेट करेंगे रेवेन्यू, कैसे गेट करेंगे रेवेन्यू, मतलब होता क्या है आपका,
अगर एक टिकट की वैल्यू आपकी 2 रुपीज है और 5 लोग आते हैं उस दिन, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया ओल्ड में, पहले के टाइम में। और न्यू टाइम में आपके एक टिकट की वैल्यू 3 है, अब नए लोग आते हैं 4, ठीक है ना। तो 3 4 कितने हो जा रहे हैं 12 हो जा रहे हैं। कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ से उसके रेवेन्यू में, यहाँ 10 रुपीज सपोज को मिलता था, यहाँ 12 मिलता था, तो कितना इंक्रीज हो रहा है उसमें 2 रुपीज। और कहां से इंक्रीज हो रहा है 10 से हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए कहा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये 0 कैंसिल, तो 2 10 कितना हो गया मेरा 20%। गॉट दैट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। होपफुली यू विल गेट दिस क्वेश्चन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, रिसेंटली व्हेन आई विजिटेड अ शोरूम ऑफ शूज, shopkeeper told me that he could reduce the price of Bata shoes by 49%, and if I were to purchase Woodland shoes, he could reduce the price to 51% of the original price. If the marked price, that is printed price of both the shoes was same, then which shoes was cheap to buy? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मतलब दो शूज के टाइप दिए गए हैं। पहले कौन सा आपका है बाटा है, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, राइट, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। दूसरा क्या है आपका वुडलैंड है, इसको मैं डब्ल्यू से कर देता हूँ। अब कहा हुआ है कि आपका कि दोनों शूज के जो मार्क प्राइस है वो सेम है, तो मार्क प्राइस को एमपी को मैं क्या करता हूँ 100 इसका भी लेट कर लेता हूँ, 100 इसका भी लेट कर लेता हूँ। अब क्या कह रहा है पहला बाटा के लिए, क्या कह रहा है ये बाटा के शूज को क्या करता है 49% रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर 49% कम करता है तो कितने में बेचेगा, मीन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी 100 का 49% 49 होता है, 49 इसमें से माइनस करोगे विल गेट 51। गॉट इट। अब यहां पर देखिए दूसरा कह रहा है वुडलैंड्स के लिए कह रहा है ही कुड रिड्यूस द प्राइस टू 51%। मतलब ये क्या करता है अगर 100 रुपीज तक 51% प्राइस कर देता है ना। देखो टू और बाई का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी रहता है ना। तो ये प्राइस क्या करता है 51% कर देता है ना, रिड्यूस नहीं करता, कर देता है। तो मीन्स कितने प्राइस से कर देता है 51। तो दोनों के सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहे हैं आपस में सेम हो जा रहे हैं। पूछा था कौन सा आसान होगा कौन सा सस्ता होगा बाई करने में, तो दोनों जब सेम हो जा रहे हैं तो बोथ विल बी ओके। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो वो बोथ करके लिखा हुआ है। होपफुली आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ कोट is 4,000 rupees. The cost price of the shirt is 58.33% of the cost price of the coat, and so amount of the profit on the both the shirt and the coat is same. Then the price of the shirt could be, मतलब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी पॉसिबिलिटी वगैरह रहेगा तो हम लोग ऑप्शंस को जरूर लिख लेंगे। तो मैं ऑप्शन को यहाँ साइड में लिख देता हूँ। पहला क्या है आपका 20 100, सेकेंड वन क्या है 25 ओके, थर्ड वन क्या है 2 4 9 9, फोर्थ वन व्हाट 11 20। ये 4 ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन को हम लोग ऐसे कंडीशन में यूज करेंगे क्योंकि आपका क्या दिया हुआ है पॉसिबिलिटी कुड भी करके पूछा हुआ है। तो देखिए दो चीज पहला दिया हुआ है। पहला क्या है आपका दो चीजें हैं। पहला आपका है शर्ट को मैं एस से कर लेता हूँ। दूसरा क्या दिया हुआ है कोट को मैं सी से कर लेता हूँ। इन दोनों का सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है टोटल, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4,000 रुपीज दिया हुआ है। मतलब इन दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करने पर मेरा क्या आ रहा है 4,000 रुपीज आ रहा है। गॉट इट। सेलिंग प्राइस मेरा 4,000 रुपीज आ रहा है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि आपका जो शर्ट की कॉस्ट है कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ कॉस्ट लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस जो शर्ट की है वो कितने परसेंट आपकी है 58.33% आपकी है, ठीक है, किसकी है कोट की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 58.33% की वैल्यू आपको नहीं याद है तो इसको कैसे निकाल सकते हो, कई सारे मेथड हैं। जो सबसे आसान है मैं बताता हूँ। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 50 + 8.33%। तो 50% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। 8.33% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/12 होती है। तो इसको 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से यहाँ कर देता हूँ। तो 6/12 + 1/12 कितना अपॉन 12 हो गया 7/12। तो मीन्स यहाँ से क्लियर क्या हो गया मेरा, अगर मैं 7 यूनिट शर्ट की कॉस्ट मान लेता हूँ तो कोट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 12 यूनिट आ जाएगी। गॉट इट। अब प्रॉफिट क्या बोल रहा था, प्रॉफिट दोनों केस में क्या हो रही है सेम हो रही है। तो प्रॉफिट अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 7 + P, प्रॉफिट को मैं P ले लेता हूँ, और 12 + P, तो ये क्या हो जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ कोट। गॉट इट। तो यहां से देखो एक चीज, जब पॉसिबिलिटी किसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू फिगर आउट नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता है, यूनिट की वैल्यू नहीं पता है। गॉट इट। तो अगर जो तो आपकी प्रॉफिट सेम है तो हम लोगों से यहां से एक चीज गेस कर सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी
कॉस्ट प्राइस जो होगी आपकी शर्ट की वो कितनी हो सकती है आपकी, अप्रोक्स 7 यूनिट हो सकती है, और इसकी क्या हो सकती है, अप्रोक्स 12 यूनिट हो सकती है। लेट कर लेते हैं खाली एक हम लोग आंसर को फिगर आउट करने के लिए, गॉट इट। तो 7 यहां से ऑब्वियसली बात क्या निकल रही है आपकी, जो शर्ट की कॉस्ट होगी वो लेस देन होगी किसके कॉस्ट से, कोट के कॉस्ट से, गॉट इट। जो शर्ट की कॉस्ट होगी वो किसकी कॉस्ट से कम होगी, कोट की कॉस्ट से कम होगी। क्यों, देखो एक बार फिर से समझो, प्रॉफिट अगर सेम है, प्रॉफिट मान लो 200 रुपीज यहां पर भी है, यहां पर भी 200 रुपीज है, तो ये दोनों तो सेम है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इससे यहां देखो ये चीज इफेक्ट कर रहा है, ये 12/7 है, तो यहां से ऑब्वियस सी बात एकदम क्लियर दिख रहा है कि मेरा शर्ट जो होगा वो कम प्राइस का होगा, लेकिन आपकी कोट जो होगी वो ज्यादा प्राइस की होगी। तो मीन्स मेरा 4000 रुपीज दिया हुआ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये आपकी शर्ट जो हो 2000 रुपीज की हो जाए, क्योंकि अगर 2000 का हो जाएगा तो इसके कोट की प्राइस भी कितनी हो जाएगी, 2000, जो कि इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल तो होगा नहीं, उससे कम होगा। मींस जो भी मेरे आंसर होंगे वो क्या होंगे, 2000 रुपीज से कम होंगे। तो 2000 रुपीज से कम देख लो आपके ऑप्शन में से कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन को लिखा था ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है क्या, उसको पहले देख लेते हैं। ओके, ऑन द April 1, 2005, my salary increased from 10,000 to rupees 16,000. Simultaneously, the rate of income tax decreases by 37.5%. So the amount of income tax paid by me remains constant. What is the value of the income tax paid by me? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं। देखो पहला मेरी जो सैलरी थी 2005 अप्रैल 1 को, वो कितनी थी इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी मेरी, 10,000 रुपीज थी। ओके, ये मेरी सैलरी को मैं ऐसे लिख देता हूँ। सैलरी मेरी कितनी थी शुरू में, 10,000 थी। अब कितनी हो जा रही है मेरी, 16,000 रुपीज हो जा रही है, बट 16,000 रुपीज हो जा रही है। आप देखो ये क्या कह रहा है, जो इनकम टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ओके, जो इनकम टैक्स मैं पे कर रहा हूँ वो मेरा कितना रिड्यूस हो जा रहा है। मान लो पहले मैं 100% देता था, पर 100% ना लो, 100% लोगे तो थोड़ा डेसिमल वगैरह आ जा रहा है। तो देखो डिक्रीज कितना हो रहा है इनकम टैक्स आपका, 37.5%। करेक्ट। और इसकी वैल्यू होती क्या है, आपको मगअप हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था इसको लिख के चिपका लेना, आपको धीरे धीरे चीजें याद ही होती जाएंगी। 3/8 होती है। तो अगर तो इनिशियली कितनी यूनिट देता था वो 8 ना, यहाँ वैल्यू हम लोगों को गेट करनी है, तो मैं इसको x ले लेता हूं। ठीक है, अब वो कितना कम कर दे रहा है, 3 कम कर दे रहा है, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5x। गॉट इट, ये 5x हो गया। अब देखो यहां से कह रहा है कि जो ये दोनों वैल्यू दे रहा था, मींस इनकम टैक्स यहां से जितने रुपीस पे दे रहा था और यहां से जितने रुपीस पे दे रहा था, तो आपस में क्या इक्वल है। तो अगर मैं 8x का कितने परसेंट, कितने थाउजेंड, 8x अगर निकालूं कितने थाउजेंड का, 10,000 का, तो मेरा जो भी आएगा यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी पैसा आएगा वो इनकम टैक्स का होगा। ठीक है, ये परसेंट है, याद रहना चाहिए, दिस इज परसेंट। ठीक है, परसेंट लिखा नहीं था यहाँ। ठीक है, मैं यूनिट ले लिया। ठीक है, देखो इक्वल क्या हो जाएगा कितने के, 16,000 ऑफ कितने परसेंट हो जाएंगे, 5x। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये x ही एलिमिनेट हो जा रहा है यहां से, और ये सब तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जब x ही एलिमिनेट हो जा रहा है तो वैल्यू आप कहां गेट करोगे, किस चीज की, यूनिट की, नंबर की तो गेट नहीं करोगे। तो यहां से वैल्यू निकल ही नहीं रही है, तो इसी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C and D करके हो जाएगा। लेकिन अगर तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ दिया रहता ना कि इतने हैं तो इतने हैं, तो हम लोग वहां से गेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर x ही जब एलिमिनेट हो जा रहा है तो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं कि मीन्स कितना है ना, क्या प्राइस हो रहा है ना, ऐसा टाइप का। ठीक है, ये कितना इनकम टैक्स पेड किया गया मेरे थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोग गेट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, C and D हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो 47 क्या है आपका, इसी से रिलेटेड है, सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। देखो क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 9%, देन द इनकम टैक्स पेड बाय मी। मीन्स कह रहा है कि जो पहले वो टैक्स देता था और जो अब टैक्स देता है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका, 9% का है। तो 9% मतलब क्या हो जाएगा आपका, 8 - 5 कितने यूनिट हो गए, 3 यूनिट हो गए। कितना यूनिट हो गया मेरा, 3 यूनिट हो गया। देखो कैसे, इनिशियली वो कितना दे रहा था, 8 दे रहा था यूनिट। ओके, 8 यूनिट दे रहा था, और अब कितना यूनिट दे रहा है, 5 यूनिट। तो उनको में डिफरेंस कितना यूनिट का हो जा रहा है, 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितने परसेंट की इक्वल दी हुई है आपके क्वेश्चन नंबर 47 में, 9%। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3% हो गई। ठीक है, और इनिशियली वो कितने यूनिट टैक्स दे रहा था, 8 यूनिट दे रहा था, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितने परसेंट हो गई, 24%। और इनिशियली वो कितना अर्न कर रहा था, ये उसकी इनकम कितनी थी, 10,000। तो 10,000 का हम लोग क्या गेट करेंगे, 24% ऑफ 10,000 अपॉन 100 कर देंगे। 1 2 खत्म। कितना रुपीज आ गया आपका, 2,400 रुपीज आ गया। मीन्स अब वो टैक्स कितना पे करेंगे, 2,400 रुपीज करेंगे। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है क्या। द average of a set of whole number is 27.2. When 20% of the element, that is numbers, are eliminated from the set of numbers, then the average becomes 34. The number of elements in the new set numbers can be. यहाँ पर भी हम लोगों का can be वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो ऑप्शंस को मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। ऑप्शन है क्या, 27, नेक्स्ट वन विल बी व्हाट 35, उसके बाद क्या है 52 है, उसके बाद क्या है आपका 63। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक कोई आपका सेट है, नंबर्स का सेट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर्स हैं। ओके, तो उनका एवरेज कितना दिया हुआ है आपका 27.2 दिया हुआ है, समझ गए। अब उसमें से क्या करते हैं, 20% नंबर को क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉन कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो 20% निकाल दिया तो बचा हुआ नंबर कितने परसेंट रहेंगे, 80%। ठीक है, अब इस 80% का एवरेज कितना हो जा रहा है आपका 34 हो जा रहा है। और 80% की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5 इजिली लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो देखो 4/5 जो होगा ये एवरेज है, ठीक है ना। अब नंबर मुझे पता नहीं है, तो नंबर को मैं मान लो x ले लेता हूं, ठीक है। तो नंबर को मान लो मैं x ले लेता हूं, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कोई एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कंप्लीट मतलब होल नंबर या इंटीजर्स, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो मिलेगा। तो मीन्स ये जो नंबर होगी इससे तो कैंसिल होगी, 100% कैंसिल होगी, तभी मुझे इंटीजर्स मिलेगा। गॉट इट। जब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 4। तो ऑप्शन में हम लोगों को देखना है कि 4 का मल्टीपल कौन सा होगा। देखो ये भी नहीं हो रहा है, यही मुझे मिल जा रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 52। गॉट इट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा सोचना था आपको और समझना था। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स। आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए आपका बॉयज दिया हुआ है, तो बॉयज को मैं बी कर लेता हूँ, ओके, और गर्ल्स को क्या कर लेता हूँ, जी कर लेता हूँ। ओके, गर्ल्स को जी कर लेता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12%। देखिए अब क्या कह रहा है, बॉयज जो हैं आपके वो मोर हैं। मोर मतलब मैं ग्रेटर का सिंबल बना लेता हूँ या माइनस का बना सकता हूँ, दोनों में से कोई एक बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों की जरूरत किससे पड़ती है। ठीक है ना, अब ये मोर है किससे, गर्ल्स से हैं। अब यहाँ मैं कोई सिंबल नहीं पुट कर रहा हूँ। अब ये कितने परसेंट मोर है आपकी, 12% है आपकी। 12% ऑफ व्हाट, परसेंट है तो मैं यहाँ 100 लिख लेता हूँ। 12% ऑफ व्हाट, टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ है मेरी क्या, बी प्लस जी। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है मेरा, तो यहाँ ग्रेटर लगाने से कोई कुछ मिलेगा नहीं हम लोगों का, या लगा भी सकते हो, मैं माइनस यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, माइनस मतलब भी ग्रेटर हो जाएगा, ये मतलब ये बी आपका जी से ग्रेटर हो गया। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, लोएस्ट में कर सकता हूँ, 3 हो गया, ये 25 हो गया। 25 इसे मल्टीप्लाई करूंगा 25 बी हो जाएगा, माइनस 25 जी हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 3b प्लस 3g। गॉट इट। होपफुली ये समझ गए होंगे क्यों मैंने माइनस पुट किया। आप ग्रेटर भी यूज कर सकते थे, ग्रेटर से कुछ मिलता नहीं, इसलिए मैंने माइनस यूज कर लिया। माइनस भी आपका ग्रेटर का ही शो करता है। तो 3 इधर सब्सट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 22b हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 28g हो जाएगा। गॉट इट। अब यहां से क्या मिलेगा मेरा, b अपॉन g इक्वल क्या हो जाएगा 28 अपॉन 22। रेड्यूस करेंगे क्या आ जाएगा मेरा 14 अपॉन 11। तो पूछा क्या था मेरा, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या हो जाएगा 14:11। गॉट इट। होपफुली आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर। आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन विल बी। ये भी देखिए आपका 2 years की बात कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव रेट यूज करेंगे। देखिए 2% पहले साल इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट ईयर भी 2% इंक्रीज हो गया, प्लस क्या करेंगे x इंटू वाई होता है, तो 2 into 2 अपॉन 100 कर लेंगे। देखिए ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी, मैंने पीछे चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों हम लोग सक्सेसिव यूज करते हैं। पार्ट 1, 2 या 3 किसी न किसी एक पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, तब ये चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो 2 to 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 अपॉन
दिस 100 है तो डबल जीरो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो 0 डेसिमल ईयर, तो टोटल मेरा कितना इंक्रीज हो जाएगा 4.04। और ये किसका इंक्रीज होगा, कितने परसेंट का, कितने का 5000 का। 5000 का कितना इंक्रीज हो रहा है, 4.04% है, तो हटा दूंगा अपॉन 100 कर दूंगा, 1 2 खत्म। 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरा 202.0। ठीक है ना, ये इतना लोग इंक्रीज हो रहे हैं, 202 लोग इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि 2 इयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो पॉपुलेशन ऑलरेडी उसकी कितनी थी 2000 थी, सॉरी इट इज 5000, ओके इट इज 5000 नॉट 2000, प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 202 हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है उसका इंक्रीज 5202। गॉट इट, होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके आते हैं हम लोग लेवल 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसके बाद मैं आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ओके लास्ट क्वेश्चन है क्या पहले, ओके तो अ कस्टमर आस्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स नंबर ऑफ गुड्स, द कंपनी प्रोड्यूस वाई नंबर ऑफ गुड्स डेली, आउट ऑफ विच Z% आर अनफिट फॉर सेल, द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन मतलब डेज पूछ रहा है, डेज कितने आपके हो जाएंगे। तो देखो क्या है आपका, एक कंपनी है, एक कस्टमर है जो कि प्रोडक्शन कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन करता है आपका गुड्स का, एक्स का करता है। ठीक है ना, एक्स नंबर ऑफ गुड्स का वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, वाई नंबर ऑफ, मतलब जो कंपनी है वो कितना कर रही है, वाई नंबर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जब प्रोड्यूस कर रही है तो मान लो टोटल प्रोडक्शन जो होती है 100% होती है, और उसमें से क्या होता है आपका Z% अनफिट फॉर सेल है, मतलब खराब निकल जा रहा है। ठीक है ना, Z% निकल जा रहा है, खराब निकल जा रहा है। तो ये देखो कंपनी क्या करेगी, कितना प्रोडक्शन करेगी, तो Y का कितना परसेंट हम लोग निकालेंगे, 100 माइनस Z% है, तो परसेंट को हटा के मैं क्या करूंगा 100 यहां कर दूंगा। ठीक है ना, परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो ये चीज हो गई। अब कह रहा है क्या, कितने डेज में ये ऑर्डर कंप्लीट कर पाएगी कंपनी, तो डेज को मैं क्या कर लेता हूं, डी लेट कर लेता हूं। गॉट इट, फिर से एक बार समझा देता हूं क्वेश्चन को। देखो कस्टमर क्या करता है, आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ गुड्स। एक कस्टमर है जो कि एक्स नंबर ऑफ गुड्स, मतलब टोटल हमको रिक्वायर कितनी है, एक्स रिक्वायर है। गॉट इट, तो इसी मैंने यहां पर एक्स लिख लिया। अब क्या कर रही है कंपनी, कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, वाई कर रही है। अब वाई कर रही है तो वाई कितने परसेंट होगा, टोटल 100%, लेकिन उसमें से क्या हो जा रहा है, Z% आपका अनफिट फॉर सेल हो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें से मैं Z, मान लो ये 2% रहता तो 100 से 2% मैं लेस कर लेता ना, 98% रहता, लेकिन ये Z है तो Z को मैं माइनस कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उसको Z लिख दिया। परसेंट यहाँ था, उसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे नंबर ऑफ डेज पता नहीं था तो मैंने उसको D लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना, D निकालना था। D को मैं क्या कर सकता हूँ, 100 इधर आ गया तो 100x अपॉन क्या हो जाएगा Y, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस Z। आपका आंसर ये भी हो सकता है अगर कोई ऑप्शन में दिया हो। तो ऐसा टाइप का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो शायद हाँ ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, तो ऑप्शन C आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ये। ठीक है ना, होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार समझा दिया। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, परसेंटेज क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा का। ओके तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब परसेंटेज का ही आप लोग थोड़ा कमेंट में लिख देना कि परसेंटेज का लेवल 2 ही चाहिए या किसी और चैप्टर का खाली लेवल 1 मैं अभी प्रोवाइड करूं। जो भी हो आप लोग बता देना। ठीक है ना, मैं उसी हिसाब से, या तो लेवल 2 कहोगे तो लेवल 2 में इसका प्रोवाइड कर दूंगा, या तो किसी और चैप्टर का लेवल 1 कहोगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। इट्स अप टू यू गाइज। ओके तो कमेंट, अपने अपने जो भी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करके नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी क्वांटम कैट की, या तो परसेंटेज के लेवल 2 या तो कोई और चैप्टर का लेवल 1, जो भी आप लोग वहां पर ज्यादा मेंशन किए रहोगे, ज्यादा बहुमत में रहोगे, तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़िए, रिजेक्शन से मत डरिए। जो भी आपके पास नहीं हो पा रहे हैं, जो कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग 1 अप्रैल को जो आपका रिजल्ट आया पीओ क्लर्क का नहीं हो पाया, तो भाई डरो मत, हिम्मत रखो, पढ़ो, मेहनत से फिर से रख जाओ। एक चीज देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने आंसुओं को यूं जाया ना होने दो। जो आपके अंदर एक आग लगी हुई है ना, उसको ज्वाला बनने दो।
ठीक है ना, 16 बनने दो, वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बनने दो। और वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बैठ के रोने से या बैठे रहने से या उदास रहने से नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि उठो मेरे भाई, उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। बिना पढ़े आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस समय पर रो रहे हो, बैठे हो, उदास हो, डिप्रेशन में हो, तो अगला बंदा पढ़ रहा है जो कि बहुत आगे आपसे जा रहा है ना, आप उससे पीछे जा रहे हो। तो इसी वजह से यार कुछ भी पॉसिबल है, बस तुम पढ़ो। छोटी छोटी जो लूप होल्स हुई हैं, जो अपने 1 अप्रैल वाले एग्जाम में जो आपने देखा, मार्कशीट में आपने देखा, अपने जो आपके स्कोर कार्ड थे उसमें देखा, तो वहां से सीखो। आप सीखने के बाद से उसको अप्लाई करो अपने स्टडी प्लान में कि मेरी गलती ये थी तो मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा वर्क करना है। अरे मेरी इंग्लिश खराब हो गई तो मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ना है, 3 घंटे 4 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ने। मैथ मेरी वीक है तो मैथ को मैं 4 घंटे दूंगा। रीजनिंग मेरी खराब हो गई तो मुझे रीजनिंग और करनी है। LR मेरी लॉजिकल रीजनिंग खराब हो गई, अगर नहीं कर पाया वहां पर मुझे पता है तो उसको और ज्यादा सॉल्व करना है। तो ये सारे आपके लूप होल्स आपके मार्कशीट देखने के बाद, स्कोर कार्ड देखने के बाद पता चल जाती है। तो आप उसको फिगर आउट कर चुके होगे, तो उस पर अब क्या काम है, आपको काम करने का टाइम आ गया है। अभी देखो आपका LIC का एग्जाम होने वाला है, SBI PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आगे भी फर्दर एग्जाम आपके हैं, CWC के हैं, FCI के हैं, एटसेट्रा, NTPC है, बहुत सारा एग्जाम है यार। इतने सारे मौके हैं, बस कंपटीशन लेवल मत देखो, नंबर ऑफ एस्पिरेंट मत देखो। चाहे 2 करोड़ लोग फॉर्म डाल दें, आपको खाली 1 सीट चाहिए, तो 1 सीट के लिए मेहनत से पढ़ो और इतने जुनून के साथ पढ़ो कि आपका वो 1 सीट फिक्स हो जाए कि मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिलेगा ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मत देखो, मेहनत से पढ़ो, जुनूनी बनो, ठीक है ना। किसी और की बातों को मत सुनो, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे जो आपको खाली भटकाएंगे। आप अच्छे रहो, मेहनत से पढ़ो ना, किसी की बात मत सुनो। कोई भी नेगेटिव बोलता है, ठीक है, बोल लेने दो, सुन लो, आप उसको जवाब अपने सिलेक्शन से देना, अपने मार्क्स से देना, ठीक है ना। तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा ना। आप झगड़ा करके आप उसको रिएक्ट करके बोल के कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी बोलता हो कोई बात नहीं, इग्नोर इट ना, इग्नोर करना सीखो। एक ऑफिसर बनने जाते हो ना, तो अगर आप हर किसी को ऐसे रिएक्ट करोगे, हर किसी को ऐसे बोल के जवाब दोगे, तो आप ऑफिसर की क्वालिटी है ही नहीं ना। पहली क्वालिटी आपके पास नहीं है तो ऑफिसर कैसे बनोगे या किसी जॉब में कैसे रहोगे ना। तो सबसे पहली चीज इग्नोर करना सीखो लोगों को जो बकवास बातें बोलते हैं, जो बहुत ही बकवास चीजें करते हैं, और मेहनत से पढ़ो, जितना मेहनत से पढ़ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जो भी वीडियो या जो कुछ भी मेरे से हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बताने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेहनत से पढ़ो, सब कुछ पॉसिबल है। बस जहां पर हो, जिस जगह पर हो, कम ऑन यार, स्टैंड अप और लग जाओ एक बार, फिर से कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हो ना। बस छोटी छोटी गलतियों को दूर कर लो मेरे भाई, छोटी छोटी गलतियों को कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता ना। और एक चीज मैं और कहूंगा, ये जो मार्क्स वाले शो ऑफ रहते हैं ना, लाइक आप कोई क्विजेस कुछ लोग देते हैं तो उसको जाके ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, तो ये ना करो। ये करने से कुछ मिलता नहीं है यार ना, उससे क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस अपने आप इवेलुएट करो, दूसरा कोई इवेलुएट आपका मार्क्स नहीं कर पाएगा। जो आपने क्विजेस दिया उसके लेके पोस्ट करोगे, कोई नहीं इवेलुएट करेगा आपके अलावा। आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए खुद इवेलुएट करना सीखो, खुद को जानना सीखो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो अपने आप से। अपनी स्टडी जो कर रहे हो ना, 6 to 7 आवर्स डेली शिद्दत से पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा भाई। उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। जो कहते हैं लोग 10-15 घंटे हम रेडी हैं पढ़ने के लिए ना, तो वो उतना पढ़ना ही नहीं है। बस आप लग जाओ एक बार, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर कोई किसी को शौक लगा हो कि उसका PO में नहीं हुआ, उसका क्लरिकल में नहीं हुआ 1 अप्रैल को, तो भाई शौक मत लगाओ, टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि आप जिस टाइम पे अभी बैठे हुए हो उस टाइम पे कोई बंदा पढ़ रहा होगा। देखो रात के लगभग 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ना कोई बंदा बैठ के पढ़ रहा होगा इस समय पर, जो आगे जाएगा ना। लोगों को पीछे करेगा। कोई इस समय पर टाइम बर्बाद कर रहा है तो उसको पीछे करके आगे जाएगा वो, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना। देखो एक सी से एक बात कहा जाता है ना, बहुत ही फेमस ये बात है ना, बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा है, शायद मूवीज में भी है, मुझे याद नहीं है ना, कि अगर आप जिस समय पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो या सो रहे हो, उस समय पर कोई बंदा पढ़ रहा है, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो उस दिन आपको हरा देगा ना। जिस दिन वो एग्जामिनेशन में आपको फेस करेगा और आप फेस करोगे, तो आप दोनों में से जीत किसकी होगी, उस बंदे की होगी। क्योंकि आप जिस समय पर टाइम बर्बाद कर रहे थे, जिस समय पर बकवास चीजें कर रहे थे, उस समय पर वो पढ़ रहा था। तो जीतेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, वही बंदा जीतेगा, क्योंकि उसने अपने टाइम को यूटिलाइज किया। जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, जो चीजें आपने नहीं पढ़ा, वो चीजें वो पढ़ के उस पर फॉर्म हुआ, स्ट्रांग हुआ। होपफुली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे ना। देखो मेरे भाई, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ, पढ़ो यार, मेहनत से पढ़ो। वो एक उम्मीद जो रहती है ना, उस उम्मीद को जिंदा रखो, जुनून के साथ रहो, पढ़ो मेहनत से, ठीक है। तो चलो, हेल्थ को अच्छा रखना भाई, ठीक है ना, और थोड़ा तबीयत का ख्याल रखना सभी लोग, ठीक है।
और खूब मेहनत से पढ़ना। पढ़ने के अलावा कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मेहनत से पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना कि कौन सा चाहिए, लेवल 2 चाहिए परसेंटेज का या किसी और चैप्टर का लेवल 1 चाहिए। जो कुछ भी हो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।